Hello aspirants, welcome to UPSC Prep World, and we are starting the lecture series for UPSC CSE preparation. I am Sanjay Kumar and this is all about me. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ट्रेंड अगर हम देखें तो पिछले सालों में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है और मेनली इसके दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न तो मुझे ये लगता है कि जब से फॉरेस्ट सर्विस का इंटीग्रेशन हुआ है CSE के थ्रू, तब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और फॉरेस्ट्री के कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट सेकेंडली जो है, आज का जो करंट ग्लोबल सिनेरियो है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंजर्वेशन इश्यूज़, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, कन्वेंशंस और जो भी पॉलिसीज़ हमें इसको कंजर्व करने के लिए बनाना है, उसके लिए इसका इम्पोर्टेंस, इसको जानने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे भी एक सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के लिए और एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आपको इन्वायरमेंट को कैसे हम प्रिजर्व कर सके, उसको जानने के लिए ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि हम ट्रेंड्स में भी देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पर ईयर आपको आते ही आते हैं और मेंस में भी GS 3 में अगर हम देखें तो 30 to 50 मार्क्स आपको आराम से आप इससे कवर हो जाता है। तो ये तो है। अब इस पे हम चलते हैं इसका सिलेबस की ओर। तो प्रीलिम्स में जो है इसका सिलेबस जो लिखा हुआ है वो है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये मैंने बोल्ड में करके रखा है। तो 3 टॉपिक हमारे यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमें, ब्रॉड, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। और इसमें लिखा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इसको डीप में आपको एकदम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या PhD लेवल तक का आपको कुछ बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको थॉरो होना चाहिए। और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं जो आपको लगता है कि यार इसके लिए तो हमें थोड़ा और डीप नॉलेज आनी चाहिए थी, तो ऑब्वियसली वी विल कवर दैट, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और मेंस में अगर हम देखते हैं तो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है और इसको भी हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने ये ज़रूर देखा है कि कन्फ्यूजन्स रहता है एस्पिरेंट्स में कि उनके पास कोई सिंगल सोर्स नहीं रहता है जिससे वो प्रिपेयर कर सके और वन स्टॉप सॉल्यूशन उनके पास हो। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा टॉपिक है जो एवर इवॉल्विंग है। आपको बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है और जो आपका करंट पोर्शन है, वो आपको दोनों साथ में ही इसको लेके चलना पड़ेगा। आपको करंट पोर्शन समझ में नहीं आएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, और आपको स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो इसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और करंट जो है उसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं आपके करंट में ट्रेंड में रहते हैं और वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो भी है दोनों का समावेश होना ज़रूरी है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि आप करंट को हमेशा साथ में लेके और स्टैटिक का साथ में लेके ही पढ़िएगा, तभी इसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाएंगे। फिर भी बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे कि आपके सोर्सेज में आपको 11th की NCERT की जो केमिस्ट्री की बुक है, उसमें एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो आप देख सकते हैं। 12th की NCERT बायोलॉजी है जो, उसके लास्ट 4 चैप्टर्स, इसमें इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और उसके बाद अगर रेफरेंस बुक में अगर देखूं तो
एक शंकर IAS की बुक जो है इन्वायरमेंट की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और अपने आप को अपडेट रखने के लिए बीच बीच में आपको वेरियस वेबसाइट्स, जैसे मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हो गई, WWF की वेबसाइट हो गई, ये सब वेबसाइट जो है आपको रेफ़र करनी पड़ेंगी। और हम लोग भी इसको पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और प्रॉब्लम देखने में आती है, लोग कहते हैं कि सर हमने तो ये सोर्सेज से सारा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस जब बनाने जाते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि हमने इस कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि जहाँ जहाँ जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, और उसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा या कैसे हम इसको टैकल करेंगे उस प्रॉब्लम को, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो गैप रह जाता है, जैसे थ्योरी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बेसिक आउटलाइन रहेगा। और बेसिक आउटलाइन में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का इसमें टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिर क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, कन्वेंशंस, ये कवर करेंगे। और लास्ट में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि हमारे मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इस पर क्वेश्चंस भी आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बेसिक डेफिनेशंस जो हैं इस टॉपिक के, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है वो है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जो भी चीज़ है इंक्लूडिंग अस, वो इन्वायरमेंट है। चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, पेड़ पौधे, झरना, नदी, सूरज, सनलाइट, जो भी चीज़ है सब है इन्वायरमेंट। इट इज़ द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो जितना भी हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, वो एक इन्वायरमेंट बनाती हैं और उसे हम एक इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब है इकोलॉजी जो है वो जो इंटरैक्शन होता है, जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के प्रति जो डिपेंडेंस रहता है उनका, जिसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, और उनका जो इन्वायरमेंट के प्रति जो डिपेंडेंस रहता है, इन सब के जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस है विथ organisms, with other organisms and with their environment। अब एक टर्म है इकोसिस्टम, ये हम बार बार इस टर्म को भी सुनेंगे। इसका बेसिक डेफिनेशन है कि इट रिफर्स टू ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर्ड टुगेदर विद देयर सराउंडिंग। तो एक एरिया है जहाँ पे मान लीजिए एक पेड़ पौधे, आपके कुछ एनिमल्स होंगे और कुछ मान लीजिए वाटर बॉडीज़ होंगी। तो इस एरिया में जो भी आपके प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब कुछ एक सराउंडिंग में है, सिर्फ उनको इकोसिस्टम कहते हैं और कुछ नहीं है। बस इसका यही डेफिनेशन है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया कंसीडर्ड टुगेदर विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट। हैबिटेट इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये हैबिटेट जैसे नेस्ट फॉर बर्ड्स, ये बर्ड्स का हैबिटेट होता है। हमारा हैबिटेट जैसे हाउस हुआ, तो इस टाइप का हैबिटेट उसको मतलब जो भी लिविंग प्लेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। तो आगे बढ़ते हैं।
एक टर्म आता है मेसोकॉस्म। ये एक तरह का इकोसिस्टम ही होता है, बट बहुत माइक्रो लेवल में होता है और कंट्रोल्ड कंडीशन पे होता है। और ये जनरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक रिजल्ट्स को पाने के लिए ये किया जाता है। जैसे हम ये एक बॉटल देखेंगे जो कि एक क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं। इन सज्जन ने क्या किया, एक बॉटल लिया, उसमें कुछ सॉइल डाले, कुछ सीड्स डाले, और लास्ट टाइम 1972 में इसको वाटरिंग किया, और वाटरिंग करने के बाद उसको बंद करके छोड़ दिया। अब सारे प्रोसेसेस जो भी इकोसिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं, लाइक इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन एट्सेट्रा, सिर्फ सनलाइट बाहर से इसको मिलती रही, और ये सारे प्रोसेसेस इसके अंदर ही होता रहा। और 1972 के बाद से आज तक इसमें वाटरिंग नहीं की गई है, और फिर भी ये थ्राइव कर रहा है। तो ये एक तरह का माइक्रो इकोसिस्टम बोल सकते हैं, इसको मेसोकॉस्म बोलते हैं। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी ये हम देखेंगे। इसमें सबसे ऊपर लेवल पे आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसी। तो ये इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज का इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे लायन, टाइगर, ह्यूमंस एट्सेट्रा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन अगर हम इकोलॉजी के टर्म में अगर बोलना चाहें तो ये होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसी, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे एक टाइगर की पॉपुलेशन है, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, उसको भी पॉपुलेशन बोलेंगे। तो इसका स्टडी जो होता है, इसकी पॉपुलेशन की स्टडी को हम लोग ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। ये होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो होता है वो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज inhabiting a particular area। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें टाइगर होंगे, बर्ड्स होंगी, ट्रीज होंगे, तो इनके पॉपुलेशन को जो इनकम्पास करता हो उस एरिया को आप उन जो अलग अलग स्पीसीज़ के जो पॉपुलेशन है उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिनिकोलॉजी। अब इसके लेवल में और बढ़ते जाएंगे तो एक बायोम होता है। बायोम का डिफिनेशन हम आगे देखेंगे। वो क्या होता है? इट इज़ एन एरिया that includes communities of plants and animals that have common adaptation to that particular environment। तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए टुंड्रा, ये काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एक साथ रहते हैं, और इनका एडेप्टेशन भी उसी टाइप से हो गया है कि कोल्ड को वो लोग बर्दाश्त कर सके। जैसे प्लांट्स में कॉनिफर्स हो जाते हैं ताकि वो बर्फ़ जो है उनको ज़्यादा लोड ना कर सके। एनिमल्स जो हैं वाइट कलर के हो जाते हैं, लाइक पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स। तो उसमें क्या होता है कि वो छुप के शिकार कर सकते हैं, पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्स एट्सेट्रा।
और टेम्परेचर भी से बचने के लिए भी वो काफ़ी अलग टाइप के एडेप्टेशन करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका जो हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं बायोम का, तो हम एनुअल प्रेसिपिटेशन और एनुअल टेम्परेचर इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं, तो जैसे लो टेम्परेचर लो प्रेसिपिटेशन में हमें टुंड्रा मिलता है, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद जैसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन में हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है, और हाई टेम्परेचर बट लो प्रेसिपिटेशन में आपको डेजर्ट्स मिलते हैं। तो ये एक ऐसे इकोसिस्टम है और ऐसा एक एरिया है जहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स जो भी उनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, सब एक कुछ एडेप्टेशन करके वहाँ पर थ्राइव करते हैं, इसलिए इनको बायोम कहते हैं। जो अगला है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर है, इट इज़ द रीजन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। देखिए, अर्थ पे आपका एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है। अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर से कंपेयर करेंगे तो आपका सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। लेकिन एक बहुत नैरो एरिया होगा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उस नैरो एरिया में लाइफ एग्जिस्ट करती है और उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो ये बायोस्फीयर जो है, जो हमारे अर्थ पे जो भी जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये बायोस्फीयर भी हो गया। तो ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो एरिया है, हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, वो है आपकी इकोलॉजी की इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? फर्स्ट, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर। तो ये कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा है जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। बी, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सी, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। और डी, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो इसको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। हमने अभी थोड़ी देर पहले इकोसिस्टम पढ़ा था, उसमें इकोसिस्टम का जो हमने डेफिनेशन दिया था वो था ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसिडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग, और वो होता है इकोसिस्टम। तो ये हमारा टर्म है। अब मैंने इंटरैक्टिंग वर्ड जो है स्पेशली इसको हाईलाइट किया है। इसमें जो ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर, तो ये जो है इंटरैक्टिंग वर्ड, ये आपका मिसलीडिंग हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये इन्वायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ना कि इंटरैक्टिंग वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाएं और उसको टिक मार दें। तो और पार्ट बी जो है ये दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। और फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें हम लोगों का इन्वायरमेंट वर्ड मिसिंग है। तो ये इन्वायरमेंट अगर इसमें लिखा होता तो फिर हम इसको सोच सकते थे, तो इसलिए ऑप्शन होगा सी। अब ये टर्म जो है स्पीसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए क्योंकि हम अभी से ही हम स्पीसीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, और इनफैक्ट इकोलॉजी या जो भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये सब जब भी पढ़ेंगे तो ये टर्म हमें हमेशा ही देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए कि स्पीसीज़ होता क्या है आखिर। तो अ स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट।
कि स्पीसीज़ जो है वो इंटरब्रीड कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स दे सकती है, जो कि फिर आगे चल के फिर उनके जो पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को अगर वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देन ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पीसीज़। अब क्या है, कुछ होता है जैसे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को आर्टिफिशियली भी ह्यूमंस क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए इंटरब्रीड कराते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होती है उनको वो काम कराते हैं। जैसे एग्जांपल है मेल डंकी, अगर हम फीमेल हॉर्स के साथ इनब्रीडिंग करा दें तो वो म्यूल्स पर आते हैं, जिसको हम लोग खच्चर भी बोलते हैं, और ये इनफर्टाइल होते हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स तो हुए इनके, लेकिन ये इनफर्टाइल हुए, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि डोंकी और हॉर्स एक स्पीसीज नहीं है। इसी तरह आपके जो फेलाइन स्पीसीज होती हैं जैसे कि लायन और टाइगर, इसको भी इंटरब्रीड करा के हम देखते हैं, एक लाइगर स्पीसी बनती है, बट दैट टू इज स्टेराइल। इसलिए दे लायन एंड टाइगर आर ऑल्सो नॉट सेम स्पीसीज, और जनरली इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रीड टू नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो स्पीसीज के बारे में मुझे लगता है ये काफ़ी हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग सही है। अब इकोसिस्टम के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, जो कि होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। और नेचुरल और आर्टिफिशियल में भी आगे चल के उसके दो पार्ट होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। तो पहले नेचुरल में देखेंगे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन लैंड, और एक्वाटिक मतलब इन वाटर। तो जो हमारे इकोसिस्टम है नेचुरल इन्वायरमेंट में, हम इसको अगर दो पार्ट में जैसे देख रहे हैं, तो उसमें टेरेस्ट्रियल में हमको फर्स्ट हो जाता है ग्रासलैंड्स, सेकंड फॉरेस्ट्स, थर्ड डेजर्ट एट्सेट्रा। एक्वाटिक में जैसे फर्स्ट अगर हम फ्रेश वाटर की तरफ जाएं, तो फ्रेश वाटर में हमारे लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एट्सेट्रा। सेकंड जो है ब्रैकिश वाटर जो है, ब्रैकिश वाटर होता है आपका जो फ्रेश वाटर और सी वाटर, इसके बीच में जो आपकी सैलिनिटी होती है वो ब्रैकिश होती है। तो जैसे रिवर अगर सी से मिल रही है, तो आपको जो बीच के जो एस्चुरी पोर्शन है वो ब्रैकिश होती है। और फिर जैसे आपके लगून होते हैं, ये एटसेट्रा, आपके एस्चुरीज, लगून्स, ये सब होते हैं ब्रैकिश। थर्ड है आपका सी वाटर, या सॉल्टी वाटर भी बोल सकते हैं। इसमें आपके जो इकोसिस्टम्स बनेंगे वो होगी आपके जैसे सी तो हो ही गया, कोरल रीफ्स एट्सेट्रा। उसके बाद ये तो नेचुरल हो गया। अब आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें टेरेस्ट्रियल में आपके जैसे हो गए पार्क्स, फार्मलैंड्स, गार्डन, ये सब भी अपने आप में कोई ना कोई इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है कुछ दिनों के बाद। जैसे गार्डन में ही आपको वाटर का कुछ सोर्स मिल जाता है, जैसे ह्यूमंस ही वाटरिंग करते हैं, फिर उसमें आपको ग्रासेस होते हैं, आपको फिर उसमें लिजर्ड्स होते हैं, तो ये सब आपस में ही एक इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं। फिर एक्वाटिक में जैसे हम इसमें जाएंगे तो एक्वेरियम, वेल्स, कनाल्स, आपको ये जो है ये इस तरह के जो भी मैन मेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपको देते हैं।
तो एक क्वेश्चन जैसे इसमें ही हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इकोसिस्टम, फार्मलैंड, ग्रासलैंड, रिजर्वायर्स। तो ये 5 सेकंड आपको देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। फार्मलैंड अभी हमने पढ़ा, ये है टेरेस्ट्रियल आर्टिफिशियल, ग्रासलैंड है टेरेस्ट्रियल नेचुरल, रिजर्वायर जो है ये है एक्वाटिक आर्टिफिशियल, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पे आते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम क्या क्या चीज़ों से मिलके बना है। तो इसमें जस्ट जैसे ही अभी हमने देखा था कि एबायोटिक होता है नॉन लिविंग और बायोटिक होता है लिविंग। तो ये क्या होता है, इसमें बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए है वो है कि एबायोटिक और बायोटिक में उसके पार्ट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि अगर हम ज़्यादा डिटेल में अगर इसको देखना चाहेंगे तो एबायोटिक में हमारे 3 फैक्टर्स अगर हम देखें तो पहला होता है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। सेकंड होता है केमिकल फैक्टर्स, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। थर्ड होता है जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे सॉयल, वाटर एट्सेट्रा। बायोटिक जो है, बायोटिक में हमारे फर्स्ट जैसे होगा फ्लोरा। फ्लोरा इज द ऑल द प्लांट स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम। सेकेंड fauna, all the animal species of an ecosystem। और थर्ड है माइक्रोबायोटा, all the microorganisms of the ecosystem। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ट्रॉपिक लेवल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड कंट्रीब्यूटर्स टू इट लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड सो ऑन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड। थैंक यू।